एक दुकानदार अपनी दुकान के एक्सपेंसेस में अपने लिए अलग से कोई सैलरी थोड़ी ही लेता है। टैक्स देने के बजाय टैक्स से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। सरकार भी समय समय पर उनको ये सुविधा उपलब्ध कराती रहती है। आर यू रिच? डू यू वांट टू गेट रिचर? ये तभी हो सकता है जब अमीरों पर और टैक्स लगे। पर सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? रिसेंटली एक खबर मैंने देखी, अंबानी के ड्राइवर की तनख्वाह है 2 लाख रुपए पर मंथ। फिर मैंने अपनी डिग्रीज देखी, इससे अच्छा तो ड्राइविंग सीख लेती। फिर वो बजट वाले दिन निर्मला जी टैक्स स्लैब बता रही थी, तो मैंने सोचा कि यार अंबानी का ड्राइवर और अंबानी दोनों एक ही टैक्स स्लैब में आते हैं। वाह, कहीं तो इक्वालिटी है। अब देखो, देश में 3 से 7 लाख एनुअली कमाने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगता है और बढ़ते बढ़ते 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर ये 30% हो जाता है। मतलब मैक्सिमम 30% इनकम टैक्स। अब वो ड्राइवर जो 2 लाख महीना कमाता है वो साल का 7,20,000 इनकम टैक्स देता है और अंबानी कुछ नहीं। चौंक गए? इतना चौंकने की बात नहीं है। सोचो, एक दुकानदार अपनी दुकान के एक्सपेंसेस में अपने लिए अलग से कोई सैलरी थोड़ी ही लेता है। बिना सैलरी ही आप एशिया के रिचेस्ट मैन हो तो सैलरी की क्या जरूरत? अडानी भाई ने भी बहुत कम सैलरी में काम किया, बस 9 करोड़। उफ, कितनी गरीबी है। भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। इधर हम न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम के बीच में झूल रहे हैं। इंडेक्सेशन से किसको कितना फायदा हुआ पे डिबेट कर रहे हैं। उधर मुकेश भाई की लाइफ में ये लफड़ा चल रहा है कि बेटे की शादी में रिहाना को बुलाएं कि बियोंसे को। नेक्स्ट ओलंपिक्स में कौन सा फैमिली फंक्शन रखें। अमीरों का सीन ही अलग चल रहा है। टैक्स देने के बजाय टैक्स से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। सरकार भी समय समय पर उनको ये सुविधा उपलब्ध कराती रहती है। पॉलिटिकल डोनेशन तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये जो रीसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खेल था वो नया ऑफर है। इसमें तो पता भी नहीं चलता कि किसने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया। थैंक्स टू द हार्ड वर्क ऑफ जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, फाइनली ये तो पता लग ही गया है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा बीजेपी को ही गया है, 60% से ज्यादा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। लेन देन के बिना काम करना इस देश में अपशगुन होता है, इसलिए कुछ तो सरकार को भी देना पड़ेगा ना चंदे के बदले। यहीं आती है कॉर्पोरेट छूट माफी। पर्सनल इनकम टैक्स का मैक्सिमम वाला स्लैब सालों से बस 30% पर ही है। 15 लाख से ऊपर कमाने वालों पर भी तो कुछ टैक्स लगाया जा सकता है ना। फिनलैंड सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में है। यहाँ मैक्सिमम इनकम टैक्स है 56%। ऑफ कोर्स सब पर नहीं, ज्यादा कमाने वालों पर बस। दूसरे देश भी अमीरों पर 40 से 50% इनकम टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस 3 से 15 लाख कमाने वालों को ही सबसे ज्यादा निचोड़ा जा रहा है। इनकम टैक्स के अलावा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। जब कमाई कंपनी के नाम पर करते हैं, कंपनी के नाम पर प्रॉफिट्स कमाते हैं, तो कंपनी भी टैक्स देना। तो देते तो हैं कंपनियां टैक्स, कितना ज्यादा टैक्स देते हैं रिलायंस वाले। दुनिया भर में स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% है और हमारे यहाँ बस 22%। पहले 30% था, लेकिन 2019 में इसे कम करके 22% कर दिया गया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए तो 15% तक घटा दिया गया। एक और बात, ऑफ कोर्स रिलायंस टैक्स देती है, लेकिन उसके नीचे ही एसबीआई है। रिलायंस ने 20,000 करोड़ का टैक्स दिया तो एसबीआई ने 17,500 करोड़ का। टॉप 10 टैक्स देने वालों में ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां और बैंक्स भी आते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम करके सरकार को पहले 2 सालों में ही 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पर अच्छे दोस्त दोस्तों के फायदे में ही अपना फायदा देखते हैं। यू स्टूपिड पीपल, यू डोंट अंडरस्टैंड। कॉर्पोरेट टैक्स कम करके कॉर्पोरेट को इंसेंटिव मिलता है। ये ग्लोबल चैंपियंस हमारे कंपनी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने ये बात तो साफ कर दी कि सरकार को भी अच्छी तरह समझ आ गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करके कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट तो बढ़ते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मुश्किल है। बजट एनालिसिस वाले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इस बजट में फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के नाम पर एम्प्लॉयर लिंक्ड स्कीम से कॉर्पोरेट्स की तरफ ही पैसा बहाया जा रहा है। एक ताजा खबर ये भी है कि इन्फोसिस जैसी नामी कंपनी ने 32,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी नहीं दिया। एक छोटा दुकानदार जरा सा भी डिफॉल्ट कर दे तो कैसी नौबत आ जाती है। पर सिंपली रिच लोग सिंपल तरीकों से टैक्स इवेड कर देते हैं। मतलब इट इज सुपर इजी टू बी सुपर रिच। अनफॉर्चुनेटली यस,
अगर आप ऑलरेडी रिच हैं, आपका नेटवर्थ कई 100 करोड़ों में है, तो आप आसानी से कुछ और करोड़ अपने बैंक बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। ये ऐड देखो, आर यू रिच? डू यू वांट टू गेट रिचर? क्या डेवलप्ड कंट्रीज के बढ़ते टैक्स से आप परेशान हैं? हाँ। क्या आप दिन दोगुना और रात चौगुना पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो वेलकम टू इंडिया, द न्यू डेवलपिंग टैक्स हेवन फॉर द न्यूली सुपर रिच। यहाँ आपको मिलेगा सब्सिडाइज्ड लैंड, subsidized electricity, subsidized loans, and if you don't pay, a free ticket to London. और हमारे पास है only 30% income tax, 22% corporate tax. It's okay, you can take your time to pay. We also give environmental clearance, our pristine forest and rivers, और हमारा world famous cheap labor force, now trying to push 14 hours per day. तो आज ही आइए और लूट ले जाइए। Payments accepted in electoral bonds or as prescribed by your nearest minister. वाह मोदी जी वाह वाह। सपना तो यही दिखाया जाता है कि आप भी अमीर हो सकते हैं, पर आज अपने हार्डवर्क के दम पर अमीर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थोड़ा बहुत जो भी आप सैलरी में कमाते हैं, तरह तरह के टैक्सेस में निकल जाता है। आज टैक्स कलेक्शन का 65% इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, जो सभी के लिए बराबर होते हैं। मतलब टैक्स के जाल में आम आदमी ही फंसता है। पहले सैलरी से इनकम टैक्स कट, टैक्स नहीं देते तो भी टीडीएस कट, रेस्टोरेंट में जाओ तो सर्विस टैक्स, हर चीज पर जीएसटी, दूध खरीदने पर 12% जीएसटी, पेन पेंसिल पर जीएसटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्सेस, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी। लाखों लोगों ने तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही बंद कर दिया है और सरकार ने इसके प्रीमियम से पिछले साल 8,000 करोड़ जीएसटी कमाया। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सुपर रिच पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक ने 2020 में ये अनुमान लगाया कि अगर हम सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति पर बस 2% वेल्थ टैक्स या संपत्ति कर लगाएं, तो उससे 8 लाख करोड़ की इनकम होगी। ऐसे ही इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें तो एक 33% इनहेरिटेंस टैक्स से 7 लाख करोड़ आ सकता है। सोचो इतने पैसे से क्या नहीं हो सकता। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ये बहाना नहीं बना सकती कि मनरेगा में लगाने के लिए पैसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा है। फ्रांस में 46%, इटली में 43%, जर्मनी में 39% और यूके में 34%। इस टेबल को देखिए, नीचे आते आते 17th नंबर पर है इंडिया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो बस 12%। वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि कम से कम ये 15% होना चाहिए ताकि आपकी इकोनॉमी ठीक से ग्रो कर सके। ये तभी हो सकता है जब अमीरों पर और टैक्स लगे। पर सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आपको ये जानकर शायद कोई हैरानी नहीं होगी कि लेटेस्ट लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 93% एमपीज करोड़पति हैं। लेकिन इस बात पर हैरानी हो सकती है कि कई राज्यों में इन एमपीज का इनकम टैक्स आप लोग ही देते हैं। सैलरी के अलावा एमपीज को डेली अलाउंस मिलता है, फ्री मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जिसमें ट्रेन ही नहीं 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इतना ही नहीं, एक बार अगर आप एमपी बन जाएं तो आपकी उम्र भर की पेंशन निश्चित है। अगर आप एमपी के बाद एमएलए बन जाते हैं तो एमएलए प्लस एमपी दोनों पेंशन आपको मिलेंगी। तो जो आपको न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में उलझाकर ऊपर वालों ने अपनी पेंशन पक्की कर रखी है। बाय द वे, एमपीज की पेंशन हर 5 साल में इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर बढ़ भी जाती है। तो ऑब्वियस है कि ऊपर वालों ने अपने इंटरेस्ट लॉक कर लिए हैं और पब्लिक रिसोर्सेज से आपका अधिकार तेजी से छीना जा रहा है। हम एक गरीब देश में अमीरी के तमाशे को देख रहे हैं और हमारा पूरा टैक्स सिस्टम इस असमानता को सपोर्ट कर रहा है। अब हमें ही कहना पड़ेगा टैक्स द रिच, अमीरों पर टैक्स लगाओ, जनहित में पैसे लाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ क्रैकनॉमिक्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।